नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही देश में बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हों, तपते हुए मैदान भी और हरे भरे समुद्री तट भी? ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? तो चलिए, आज हम भारत की इसी जबरदस्त भौगोलिक यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये विविधता ही इसे इतना खास क्यों बनाती है। ये देखिए, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। ये तो जैसे भारत की आत्मा का नक्शा है। उत्तर में हिमालय की वो राजसी चोटियां और दक्षिण में हिंद महासागर की लहरें। भारत में हर तरह का लैंडस्केप मौजूद है। और पता है, यही भौगोलिक विविधता यहाँ की संस्कृति, खान पान और लोगों के जीने के तरीके को एक अलग ही रंग देती है। तो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं भारत के सिर के ताज से, यानी कि हमारे शक्तिशाली हिमालय से। ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, ये तो भारत का एक मजबूत प्रहरी है। देखिए, हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है। ये एक ऐसी विशाल दीवार है जो भारत को मध्य एशिया की बर्फीली हवाओं से बचाती है। और तो और, मॉनसूनी हवाओं को रोककर पूरे उत्तर भारत में बारिश भी यही लाती है। मतलब एक तरह से देखें तो ये भारत की जलवायु का कंट्रोलर है। और हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर तो ये है ही। यहाँ देखिए, सिक्किम में है कंचनजंगा, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। और कराकोरम रेंज में है केटू, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ये सिर्फ ऊंचाई के रिकॉर्ड नहीं है, असल में ये वो ग्लेशियर्स हैं जिनसे हमारी कई जीवन देने वाली नदियां निकलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ बस एक दीवार है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। इनके बीच से गुजरने वाले ये दर्रे या माउंटेन पासेस सदियों से व्यापार, संस्कृति और विचारों के आने जाने का रास्ता रहे हैं। सोचिए, कराकोरम दर्रा प्राचीन सिल्क रूट का कितना अहम हिस्सा था, और वहीं दक्षिण में पाल घाट पूर्वी और पश्चिमी तटों को जोड़ता है। अच्छा, इन्हीं पहाड़ों से जो बर्फ पिघलती है वो जन्म देती है भारत की जीवन रेखा यानी हमारी नदियों को। तो चलिए, अब इन्हीं नदियों के साथ बहते हुए भारत के दिल तक चलते हैं, इसके विशाल और उपजाऊ मैदानों में। और ये है गंगा, भारत की सबसे पवित्र और सबसे जरूरी नदी। इस नक्शे में साफ दिखता है कि कैसे ये हिमालय से निकलकर लाखों करोड़ों लोगों को पानी, भोजन और आजीविका देती है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो हमारे महान शहर हैं। देखिए, दिल्ली और आगरा यमुना के किनारे बसे तो कानपुर गंगा के। नदियों ने न सिर्फ पीने का पानी दिया, बल्कि व्यापार और आने जाने का आसान साधन भी बनी, जिससे ये शहर सदियों तक फलते फूलते रहे। लेकिन भारत की पानी की कहानी सिर्फ नदियों तक ही खत्म नहीं होती। कर्नाटक में कुंचिकल झरने की वो गर्जना, या फिर केरल की शांत वेम्बनाड झील के बैकवाटर्स, भारत में हर तरह के अद्भुत जल स्रोत हैं जो टूरिज्म और हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए, अब अपनी यात्रा का रुख दक्षिण की ओर करते हैं, जहां भारत का प्राचीन हृदय बसता है, यानी दक्कन का पठार। ये वो इलाका है जो अपनी खनिज संपदा और अपनी लंबी लंबी तटरेखाओं के लिए मशहूर है। प्रायद्वीप की नदियों की दो अलग अलग कहानियां हैं, बड़ी दिलचस्प। एक तरफ पूरब की ओर बहने वाली गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां हैं, जो धीमी गति से बहकर समुद्र में मिलने से पहले बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, जो खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और तापी जैसी नदियां हैं, जो तेजी से बहकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं, और इसी वजह से वहां गहरे और प्राकृतिक बंदरगाह बने हैं। भारत की ये जो लंबी तटरेखा है ना, ये भी कई कहानियां कहती है। पश्चिम में मसालों के लिए मशहूर मालाबार तट है, तो पूर्व में है कोरोमंडल तट, जो अपने ऐतिहासिक व्यापार के लिए जाना जाता है। सच तो ये है कि इन्हीं तटों ने सदियों से भारत को बाकी दुनिया से जोड़ा है। दक्कन का पठार सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जमीन के नीचे छिपे खजाने के लिए भी जाना जाता है। उड़ीसा से निकलने वाला लोहा देश के उद्योगों की रीढ़ है। कर्नाटक की कोलार की खानों ने सदियों तक सोना दिया है, और मध्य प्रदेश आज भी हीरे और तांबे का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और ये सारा खजाना, ये सारा व्यापार इन्हीं बंदरगाहों के जरिए दुनिया तक पहुंचता है। मुंबई, जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, उसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। वहीं कांडला जैसे बंदरगाह भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के असली इंजन हैं। अच्छा, इतनी विशाल और विविध भौगोलिक विरासत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।
वो जिम्मेदारी है इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखने की। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत अपनी इस अनमोल धरोहर को बचाने के लिए आखिर कर क्या रहा है। तो देखिए, भारत की संरक्षण रणनीति का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है बायोस्फीयर रिजर्व। ये वो विशाल संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां न सिर्फ वन्य जीवों और पेड़ पौधों बल्कि पूरे इकोसिस्टम और वहां रहने वाले इंसानी समुदायों को भी एक साथ लेकर चला जाता है। भारत में ऐसे कुल 18 रिजर्व हैं। जैसा कि इस नक्शे पर देख सकते हैं, ये रिजर्व पूरे भारत में फैले हुए हैं, चाहे वो उत्तर में हिमाचल का ठंडा रेगिस्तान हो, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल हों या फिर दूर दक्षिण में ग्रेट निकोबार के द्वीप। हर एक रिजर्व अपने आप में एक अनोखे इकोसिस्टम की रक्षा कर रहा है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ की। एक वक्त था जब बाघ विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो अभियान चलाए गए उनकी बदौलत आज भारत में पूरे 55 टाइगर रिजर्व हैं। ये इस शानदार जानवर को बचाने की एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी है। और बाघों की तरह ही भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु यानी हाथी को भी संरक्षण की सख्त जरूरत है। उनके रहने की जगहों को सुरक्षित रखने और इंसानों के साथ उनके टकराव को कम करने के लिए देश भर में 33 हाथी रिजर्व बनाए गए हैं। ये नक्शा दिखाता है कि हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए कितना बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। ये रिजर्व सिर्फ हाथियों को नहीं बचाते, बल्कि उन गलियारों यानी कॉरिडोर्स की भी रक्षा करते हैं जिनसे होकर वे एक जंगल से दूसरे जंगल तक जाते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी और जरूरी कोशिश है। इतने सारे संरक्षित क्षेत्रों के बावजूद कुछ इलाके ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के लिए अनमोल हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत के वो कौन से क्षेत्र हैं जो पारिस्थितिक रूप से यानी इकोलॉजिकली सबसे कीमती हैं? जवाब है ये 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब होता है ऐसे इलाके जहां पौधों और जानवरों की ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, लेकिन उनके रहने की जगह पर लगातार खतरा बना हुआ है। हिमालय, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड और पश्चिमी घाट ये भारत के सबसे कीमती और नाजुक पारिस्थितिक खजाने हैं। तो हमारी इस यात्रा के अंत में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ विकास की जरूरत है और दूसरी तरफ इन अनमोल प्राकृतिक खजानों को बचाने की जिम्मेदारी। एक देश के तौर पर भारत इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर हम सभी को मिलकर सोचना होगा।